शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में बीते दिन हुई 7 महीने के बच्चे की मौत के बाद अब अस्पताल प्रशासन जांच में जुट गया है और पोस्टमार्टम कर लिया गया है। सैंपल जुनगा लैब भेजे गए हैं और उसके बाद ही बच्चे की मौत कैसे हुई है इसका खुलासा हो पाएगा। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने कहा कि बीते दिन अस्पताल में 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए थे और अब इसकी जांच की जा रही है। मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया गया है और जांच के लिए सैंपल जुनगा लैब भेजे गए हैं। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि मौत किन कारणों से हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हर रोज सैकड़ों मरीज आते हैं और डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं और उनकी जान बचाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। बता दें, आईजीएमसी अस्पताल में सोमवार को रोहडू के रहने वाले 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई थी और परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। परिजनों ने इस मामले की जांच की मांग की है। को शिमला जिले के रोहडू के चिड़गांव क्षेत्र से यहाँ पर भर्ती किए गए थे। इनको निमोनिया की शिकायत थी, जिसके चलते बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है। प्रथम दृष्टि में जो हमें जो जानकारी मिली है, छोटे बच्चों में एक कंडीशन देखी जाती है जिसको SID कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ। बहुत बार हम सब लोगों ने ये सुना होगा कि एकाएक बच्चे की मृत्यु होगी, रात में सोए थे सुबह उठे नहीं। तो इस तरह की जो सडन डेथ होने की संभावना होती है वो छोटे बच्चों में अधिक रहती है। तो जो जानकारी प्रथम दृष्टया में हम जुटा पाए हैं, उस जानकारी के आधार पर हमें ये आभास होता है कि शायद एस्पिरेशन जिसको कहा जाता है कि छोटे बच्चे या बड़े भी कई बार नशे की हालत में उल्टी लेते हैं या उल्टी का रिगर्जिटेशन जो खाने का मटेरियल है उसका होता है और वो सांस की नाली में जाता है, तो वैसी स्थिति में लोगों की जान जाती है। तो देख रेख कर रहे चिकित्सकों के द्वारा जिताई गई है, परंतु प्रमाणिकता के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। वो इलाज के प्रति अगर सकारात्मक प्रभाव उसमें होते हैं तो वो व्यक्ति ठीक होते हैं कि, परंतु बहुत बार जो है वो इलाज जो है वो शरीर जो उस तरीके से इलाज के प्रति सकारात्मक जो प्रभाव है वो नहीं दिखाता है और वैसी स्थिति में लोगों की मृत्यु होती है। हम बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा पीडियाट्रिक्स विभाग है, इस विभाग में अभी भी इस वक्त भी अगर आप जाके देखें तो 14 बच्चे जो हैं वो लगभग वेंटिलेटर पर यहाँ पर हैं। तो गंभीरतम मरीजों को हम लोग यहाँ पर इलाज मुहैया करवाते हैं और वैसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि सब लोगों की जान बचा पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। सर, स्थिति गंभीर होने की संभावना जो है वो सदैव बनी है और ये शुरुआत से, चाहे वो अस्पताल प्रशासन है, चाहे वो प्रदेश सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे अन्य संगठन जितने भी हैं, समाज सेवी, गैर सरकारी, सरकारी, सब लोग केवल एक बात पर हम सब लोग जोर दे रहे हैं कि कोविड अनुरूप व्यवहार जो है हमारा है वह लंबे समय तक हम लोगों को अपनी जीवन शैली में डालना होगा और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य लगवानी है, ताकि आने वाले समय में जो तीसरी लहर के संक्रमण का जो खतरा, जो अंदेशा जताया जा रहा है, उससे बचा जा सके। जो वयस्क आयु से कम आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए अभी तक कोई वैक्सीनेशन शेड्यूल को भारत सरकार के द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। जैसे ही इस बारे में कोई जानकारी या कोई व्यवस्था जब उपलब्ध होगी तो वो यहाँ पर भी जो है वो चालू कर दी जाएगी। परंतु हम बार बार एक ही चीज़ कहते रहे हैं। देखिए, प्रथम वेव में जो प्रथम लहर के समय जो समस्याएं हम लोगों को हुई, हम लोगों को मतलब पूरे मानव जाति को, उन समस्याओं का जो है वो कई प्रतिशत, कई गुना जो है वो इजाफा हुआ द्वितीय लहर के दौरान। हम लोगों ने देखा कि कई जगहों पर अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, इस तरह की रिपोर्ट सामने आई। तो उन दो लहरों से सबक लेते हुए ये हम सब लोगों की ये सामूहिक और नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि केवल और केवल हम अस्पताल और व्यवस्था के भरोसे ना बैठें, अपनी रक्षा करने के लिए हम स्वयं कदम उठाएं और कोविड अनुरूप बिहेवियर को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।